वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम विज्ञान में जो हमने भौतिकी शास्त्र पिछली वीडियो में यहाँ खत्म किया था उसके आगे हम शुरू करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक जो था हम पढ़ते आए, ठीक है। हमने गति तक वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अगर किसी ने वीडियो क्लास छोड़ दिया तो पहले वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट में देखिए। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो पिछली कक्षा में हमने सीखा था गति क्या होती है। गति जब भी कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना स्थान परिवर्तन करती है, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो वो जो वस्तु अपनी स्थिति को बदल रही है, तो वो किस माध्यम से बदल रही है, इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु के पास कुछ ना कुछ क्या है, गति है, ठीक है। अगर हम किताब में इसकी परिभाषा की बात करें तो किताब में कुछ इस तरह से परिभाषा रहती है कि जब कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से एक नई स्थिति पर जाती है, तो वो गति करते हुए जाती है। इसी कारण को हम कहते हैं गति है, ठीक है। तो इस तरह हम कहते हैं गति, जो परिभाषा हम पिछली कक्षा में सीख जाएंगे। इस गति के कुछ नियम हैं, ठीक है, जो कि न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन ने ये हम कह सकते हैं 1867 में न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे, जिसको उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया था। एक पुस्तक लिखी थी और उन्होंने वो तीनों नियम बताए थे। हम इन तीनों नियमों को एक धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीन नियम है, उसको उन्हीं के नाम से जाना था। न्यूटन का पहला नियम, फिर न्यूटन का दूसरा नियम और न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। तो आपको ये न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा नियम सीखना है। इसके बाद इसके अंतर्गत बहुत सारी शब्दावली आएगी, जैसे कि कुछ कुछ टर्म्स आएंगे, जैसे कि बल हुआ, संवेग हुआ, ठीक है। तो ये भी हमें इसमें सीखना है। तो हम जब भी ये नियम पढ़ेंगे तो नियम के अंदर जब वो शब्दावली आएगी तो हम उसको वहीं पे डिस्क्राइब करेंगे, तो आप उसकी परिभाषा और उसको समझ लेना, तो वो भी आप नोट करते चलना। हम स्लाइड बाय स्लाइड देखते हैं न्यूटन के पहले नियम और जो प्रतिपादित हुआ किस किताब में लिखा वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गति के नियम। गति के नियम का जो प्रतिपादन है वो सर आइजैक न्यूटन कह सकते हैं, आइजैक न्यूटन ने किया था। इन्होंने ये नियम दिए थे। कब दिए थे तो ये डेट आती है, आप इसको थोड़ा सा लिख लेना, सन 1687। ये थोड़ा सा नोट करना, मैंने शायद इससे पहले जो मैंने वक्त में बोला था उसमें 1867 गलती से बोल दिया था, आप उसको थोड़ा सा सही करेंगे। 1687। और किस पुस्तक में इन्होंने ये प्रतिपादन किया था, वो पुस्तक का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता, तो आप उसको लिख लेना। वो एक मैथ्स की बुक थी, मैथ्स के प्रिंसिपल की, तो उसका नाम है मैथमेटिसिया। प्रिंसिपिया। तो आप उसको थोड़ा सा देखना, ठीक है। एक पुस्तक का नाम है मैथमेटिसिया प्रिंसिपिया, उसमें उन्होंने ये गति के तीनों नियमों को प्रतिपादन किया है। अब हम बात करते हैं गति का पहला नियम, ठीक है। गति के पहला नियम तो जिसको हम कहते हैं न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के गति का पहला नियम, ठीक है। अभी ये क्यों आया मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी कोई हमारे यहाँ जब भी हम देखते हैं प्राकृतिक वस्तुओं को, तो प्राकृतिक वस्तुओं में क्या होता है, सबसे पहली जो चीज देखी जाती है वो है उन्होंने देखा कि सारी चीजें घूम रही थी, कुछ चीजें जा रही थी, कुछ चीजें स्वयं जा रही थी, या कुछ चीज फेंकने पर जा रही थी। उन्होंने देखा कि एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उन्होंने वो नियमों को बनाया। तो जो पहला टर्म है वो यही है कि न्यूटन की पहली गति का नियम वो कहता है कि जब भी कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी। आप दोनों को थोड़ा समझ, आप थोड़ा सा परिभाषा को समझना। जब भी कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी, और यदि वो वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये आप थोड़ा समझना, पूरी परिभाषा कंप्लीट वहां तक खत्म होता है जब तक कि हम उस पर क्या न लगाएं, बाह्य बल। मतलब उनका सिद्धांत ये कहता है कि यदि एक बॉल है, अगर वो रोल कर रही है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने उसको चला दिया, तो वो जब तक नहीं रुकेगी
जब तक कि उस पर आगे कोई हमें बल ना लगा दे, बाह्य बल उस पर आरोपित ना कर दें। ठीक है, तो इसी सेंटेंस में दूसरा उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई वस्तु स्थिर है, मतलब ये बॉल रखी हुई है जमीन पर, जब तक हम इस पर बल ना लगा दें तो ये आगे की ओर नहीं जाएगी। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि बल पर ये फोकस कर रहा है। किस पर फोकस कर रहा है? बल पर। ठीक है, समझे? यहीं से ये टर्म आया है। विज्ञान की शब्द जो भौतिकी की शब्दावली में जो बल आया है वो न्यूटन के पहले नियम से ही आया है। ठीक है, क्या है कि जब भी कोई वस्तु अगर गति में है तो वो गति में ही रहेगी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। ठीक है, कोई ऐसा कारण ना आए जिससे वो रुक जाए। ठीक है, उस कारण को उन्होंने क्या कहा कि वो क्या है? बल है। ठीक है, तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम था। हम इसकी परिभाषा को समझेंगे और आप उसको नोट कर लेना। हम उसको नेक्स्ट स्लाइड बाय स्लाइड उसको परिभाषा को नोट करेंगे ताकि वो आपको बना रहे। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारे न्यूटन की गति के पहले नियम की परिभाषा है जो हमने अभी सीखा था कि स्थिर या समरूप गति की अवस्था में कोई वस्तु तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, अब ये बात हो गई न्यूटन की। अब इसमें एक वैज्ञानिक और आते हैं, गैलीलियो, और वो अपना एक नियम देते हैं। उनने नियम किस आधार पर दिया था? देखो, हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करके समझ रहे हैं ताकि एक कहानी के हिसाब से उसको समझें। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको भी देखेंगे, तो आप उसको थोड़ा सा देखेंगे कि जो गैलीलियो है उन्होंने अपने जो न्यूटन की गति का नियम वही था, उन्होंने जो प्रयोग किया है सब वो था जड़त्व। ठीक है, जड़त्व जिसको इनर्शिया कहा जाता है, तो वो जड़त्व के नियम को हमें समझना है क्या था वो जड़त्व। ठीक है, जड़त्व का मतलब फिक्स स्थिर नहीं होना, हम उसको समझेंगे आगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट था उसको, उससे शुरुआत करेंगे। तो गैलीलियो ने क्या कहा? सेम वो नियम यही है, बस उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया जड़त्व। इस जड़त्व को उन्होंने दो प्रकार से बताया कि जब वस्तु स्थिर रहेगी तो हम कहेंगे उसको स्थिर जड़त्व, और जब वो चल रही होगी तो हम उसको कहेंगे चालक जड़त्व, मतलब वो चलने वाला। ठीक है, उसको दो प्रकार से हम समझते हैं इसको, एनर्जी ऑफ मोशन और एनर्जी ऑफ रेस्ट। दो इंग्लिश में दो टर्म है, एनर्जी ऑफ मोशन और एनर्जी ऑफ टर्म, मतलब एक स्थिरता का और एक चालकता का। तो दो प्रकार के जड़त्व उन्होंने बताए। ठीक है, वो दोनों प्रकार की जो परिभाषा थी ना कि स्थिर वस्तु है तो स्थिर रहेगी, इसको उन्होंने कहा कि ये एनर्जी ऑफ रेस्ट है। एनर्जी ऑफ क्या है? रेस्ट, मतलब जड़त्व कौन सा वाला जड़त्व है? ये स्थिर जड़त्व, स्थिर जड़त्व। ठीक है, तो आपको उसको समझना है। जब वस्तु कैसी होगी? रुकी हुई। ठीक है, और जब वस्तु चल रही होगी, गति में होगी, तो उसको कहा उन्होंने गतिज जड़त्व या गति जड़त्व। ठीक है, जिसको मैं चालक जड़त्व कह रहे थे, उसी को उन्होंने कहा क्या? गति जड़त्व। जब वस्तु गति में होगी तो वो गति में चलती रहेगी, बस सिर्फ यही कहा यही था। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट क्या था मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कुछ इस तरह का एक डेमोन्स्ट्रेशन ये बनाया था, मतलब एक मॉडल बनाया था। ये कोण दोनों बराबर थे, कोण सब जानते होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे थे? बराबर थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से एक गेंद को लड़काऊं, यहाँ से एक गेंद को लड़काऊं तो वो गेंद लड़कते हुए यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, और यहाँ पर उतनी ही दूरी क्या करेगी? वो तय करेगी। उतनी दूरी क्या करेगी? तय करेगी। लेकिन जब हम इसको प्राकृतिक घटना पे हम इसको देखते हैं तो ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मतलब हम कहें कि ये अगर यहाँ से इतना ऊंचा है, h हाइट पर है, कोण दोनों मैंने कहा बराबर है, ये थीटा, ये भी कितना है? थीटा है। और तो अगर मैं नियम से, मतलब न्यूटन की गति के पहले नियम से मैं इसको अगर करूं फॉलो, तो क्या करना चाहिए? ये बॉल लुढ़कती हुई जाएगी इस सरफेस पर और फिर गति जो मिल जाएगी इसको, उसी गति का प्रयोग करते हुए वो आगे भी जाएगी और इस हाइट पर भी कितनी हाइट तक चढ़ेगी? जितनी हाइट से हमने इसको छोड़ा था। ठीक है, तो ये न्यूटन की ये है, मतलब भौतिकी में जब हम विज्ञान में पढ़ते हैं तो ये नियम को फॉलो करते हुए एक मॉडल बनाया है। लेकिन जब हम प्राकृतिकली मतलब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। प्रयोग में आपका ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्या होता है कि ये जो गेंद की ऊंचाई है वो कम आ पाती है। क्यों? अब वो गेंद की ऊंचाई कम आती है तो वो उन्होंने बताया गैलीलियो ने कि ये होता है फ्रिक्शन की वजह से। इसकी वजह से फ्रिक्शन का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिससे कि ये इस पे ग्रिप बना पा रही है। ठीक है, ग्रिप मैं अभी समझाता हूँ आपको
एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम किसी चीज पर ढड़काते हैं या किसी गेंद को ढड़काते हैं या रोल करते हैं, तो वो गेंद एक जगह पर आके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी सतह पर जो सतह वाला फोर्स है, वो सतह वाला फोर्स उसको थोड़ा 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 उसको कम करता है। यहाँ पर भी वही है, इसकी गति को वो सतह वाला फोर्स जो है उसको कम कर रहा है। सतह वाले फोर्स को इंग्लिश में फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है उसको? फ्रिक्शन। हिंदी की शब्दावली में हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन की वजह से आगे ज्यादा ऊपर नहीं जाता, वो कम होता जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर अब उन्होंने आगे इसमें एक्सपेरिमेंट में क्या कहा, देखो मैं नियम को तो उन्होंने प्रतिपादित कर दिया, लेकिन मैं आपको उसका प्रयोग बता रहा हूँ, उन्होंने प्रयोग कैसे किया था। अब उन्होंने कहा कि अगर हम इसका, अच्छा वो फ्रिक्शन फोर्स को हम घर्षण फोर्स, उसको थोड़ा लिखना, घर्षण बल होता है, कौन सा? घर्षण बल होता है। घर्षण बल इस सतह से लगता है और उसी से क्या होता है, इसकी ऊंचाई कम हो जाती है। आप अगर सड़क पर चल भी रहे हैं, ठीक है, तो चल रहे हैं तो वो भी आप घर्षण बल के कारण चल रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो आप क्या होगा, स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। घर्षण बल हमें चलने में क्या करता है, मदद करता है। घर्षण नहीं होगा तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। तो आपको ये थोड़ा सा समझना है। तो इसी तरह से हाँ, अब मैंने कहा कि इस घर्षण बल को अगर हम कम करें तो ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई बढ़ती जाएगी। प्रयोग में बता रहा हूँ, नियम में तो था कि हम अगर ऊंचाई से उतनी ऊंचाई छोड़ रहे हैं तो उतनी ऊंचाई उसको जानी चाहिए, जो कि नियम तो यही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं, तो ये काम नहीं करता है। और अगर हमें इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करवाना है, सही से इसको सुचारू रूप से करवाना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कुछ ऐसा चीज लगाना पड़ेगा ताकि इस पर जो फ्रिक्शन को, घर्षण बल का हो जाए, कम हो जाए। और इसमें हम डालते हैं ऑयल या ग्रीसिंग करते हैं, ताकि फिर क्या हो जाए, ये जो बॉल होगी वो सीधी ढड़केगी और ये हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना घर्षण कम होता जाएगा उतनी ऊंचाई इसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और किस ऊंचाई तक पहुंच सकती है, अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई, ठीक है। जितने बल से हम इसको छोड़ेंगे वो डिपेंड करेगा कि हमने इतनी गति से छोड़ा, उतनी गति पर ही वो उतनी ही ऊंचाई पर आके रुक जाएगी, ठीक है। तो ये उनका एक जो हमारे गैलीलियो है उनका एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट आता नहीं है, बस वो जड़त्व को समझा रहे हैं कि जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर जड़त्व और एक होता है गति जड़त्व, जिसको कहते हैं इनर्शिया, मतलब रेस्ट ऑफ, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, क्योंकि गति मोशन होती है। तो उसको एक स्थिर जड़त्व होता है और एक होता है कौन सा, गतिज जड़त्व। अब देखेंगे हम पहला नियम कहाँ पर आपका उपयोग होता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसको प्रैक्टिकली भी बताएंगे, तो आपको प्रैक्टिकली समझना है इसको, आपको एक प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो न्यूटन का पहला नियम है, जिसको हम कह रहे हैं कि गैलीलियो का भी नियम है, तो वो कहाँ कहाँ पर आपके दैनिक जीवन में प्रयोग होता है, तो वो आपको सीखना है, ठीक है। उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कहाँ कहाँ पर इसके उदाहरण हैं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, समझ लीजिए ये एक सिक्का है और एक हमने एक सीट ली है, सीट मान लीजिए, आप पेपर भी ले सकते हैं, और एक ग्लास है, ग्लास सिर्फ नॉर्मली है, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर एक सिक्का ऊपर रख दिया। अब मैं क्या करूं, थोड़ा समझें इसको। यदि मैं इसको अचानक से अब रखा उसके ऊपर था, ठीक है, हम कह रहे हैं कि सतह के ऊपर सिक्का रखा था, लेकिन मैंने सतह को क्या कर दिया, गति में ला दिया, और ये सिक्का कहां गिरेगा, आपका ग्लास में, ठीक है। क्यों? इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। क्या था ये एक्सपेरिमेंट, हमने एक गिलास को लिया और इस गिलास पर हमने एक सीट रख दी, तो सीट के ऊपर को एक क्या रख दिया, सिक्का। अभी ये दोनों चीजें आपकी स्थिर है, स्थिर का मतलब रेस्ट में है, आपको ये समझना है। बार बार अगर इंग्लिश का शब्द प्रयोग करूंगा आपको उसको समझना है, स्थिर। और अगर मैं मोशन को प्रयोग करूंगा तो मोशन को समझना कि वो काय में है, वो चीज गति में है, ठीक है। अब हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने क्या किया कि ये दोनों स्थिर थे, ठीक है, शुरुआती में स्थिर थे। मैंने इस बोर्ड को, जो भी था ये, इसको मैंने बॉक्स को गति दे दी, मोशन में दे दिया, और ये रेस्ट में था। अचानक से गति आने से इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो पाई और वो अपनी पोजीशन से नीचे गिर गया, ठीक है। अब मैंने अभी बात की थी कि हमने न्यूटन का पहला नियम लगाया। अब पहले नियम में भी ये कौन सा है, तो इसको समझना है हमें। ये पहले नियम में भी आपका स्थिर वाला है, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, जिसको हम कह रहे थे जड़त्व, कौन सा वाला, स्थिर जड़त्व,
क्यों? स्थिरता का जड़त्व। क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जो सिक्का है अपने जड़त्व के कारण, स्थिर जड़त्व के कारण इसकी पोजीशन को अभी सतह ने की, सतह को मोशन में ले आया, गति में ले आया, तो वो जब स्थिरता के कारण वो जो सिक्का था वो आपका गिलास में गिर गया। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कि ये कौन सा वाला है आपका। ठीक है, बाकी के एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूँ, कुछ उदाहरण से समझाता हूँ। कभी आपने महसूस किया होगा यदि आप बस में जा रहे हैं, ठीक है, बस गति में होती है, हम उसी सीट पर बैठे होते हैं, बस गति में, हम भी गति में, हमारी बॉडी भी काय में है, गति में, और अचानक से ड्राइवर क्या करता है? ब्रेक मार देता है। ब्रेक मार दिया तो उसने, समझो ब्रेक मार दिया, इसका मतलब उसने इस बस को स्थिर में ला दिया। लेकिन क्या होगा कि हमारी बॉडी तो अभी उसके जो गति से बस आ रही थी उस पर तो ब्रेक नहीं लगा है, तो हमारी बॉडी क्या होगी? आगे की ओर जाकर हमारा सर हो सकता है आगे वाली सीट पर लग जाता है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप बस में जा रहे होते हैं तो क्या होता है कि जब भी ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है तो हमारी बॉडी आगे की ओर जाती है। क्यों? क्योंकि बस के साथ अगर बस जा रही है आगे तो हमारी जो बॉडी बैठी है अंदर इसमें वो भी आगे की तरफ जा रही है। अब ब्रेक जो लगाया है किस पर लगाया है? इस पर, बस पर लगाया है। बस पर लग गया ब्रेक, लेकिन हमारी बॉडी तो आगे की ओर जाएगी नहीं, क्योंकि वो तो उसकी जो गति से आ रही थी वो थोड़ी देर के लिए महसूस करेगी और हमें वो झटका लगता है। इस वाले को हम कहते हैं इनर्शिया, मतलब गति का जड़त्व या गति जड़त्व। ठीक है, और इस वाले को हम कौन सा कह रहे थे? स्थिर जड़त्व या स्थिरता का जड़त्व। इसको थोड़ा सा आप देख लेना, स्थिरता का जड़त्व लिखा आता है या फिर स्थिर जड़त्व लिखा आता है, तो आप इसको समझेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या है? इसी में उल्टा भी है, आपने एक और चीज इसी में बस वाले में एक और क्या होता है, मान लीजिए आपकी बस रुकी हुई है, बस के साथ सीट लगी हुई है, सीट पर आप बैठे हुए हैं, आप भी रुके हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है अचानक से बस चल जाती है एक स्पीड में, तो आप क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है, हमारा सर पीछे वाली सीट की ओर ऐसे जाता है। क्यों? उसका कारण है ये स्थिरता का जड़त्व। क्यों? क्योंकि अचानक से हमने बस को चला दिया और हमारी बॉडी स्थिर थी, स्थिरता के कारण वो बॉडी पीछे की ओर गई, कि सीट आगे बढ़ गई ना उसके हिसाब से, क्योंकि बस आगे बढ़ी, बस आगे बढ़ी तो सीट आगे बढ़ी, और सीट आगे बढ़ेगी तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी उसके ऊपर फिक्स नहीं है ना। फिक्स होती तो वो कोई झटका नहीं लगता, तो इस तरह से वो झटका में लग जाता है। ठीक है, ये आपके कुछ उदाहरण जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि इसमें न्यूटन का कौन सा नियम है। रटना आसान है, कोई भी नियम आ जाए फर्स्ट नियम लगा दो, लेकिन समझना है इसको। मैं थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली प्रयोग समझ रहे हैं इसको। तीसरा इसमें एक और उदाहरण आता है, आपने एक नोटिस किया होगा, मान लीजिए एक टॉवेल है आपका, ठीक है, गीला क्या है आपका? टॉवेल है, ठीक है, और गीले टॉवेल को आप कभी भी इस तरह से ऐसे करके झटकारते हैं तो उसमें से पानी के बूंद क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। आपने नोटिस किया होगा पानी के बूंद क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं ना। आपने टॉवेल को इस तरह से, गीले टॉवेल को इस तरह से झटकारा तो वो बाहर, जो पानी के बूंद हैं वो बाहर निकलती हैं। कारण क्या है? देखो, अभी कपड़ा हमने पकड़ा ऐसे, ठीक है, कपड़े को हमने पकड़ा और गीला था, तो पानी की जो बूंद थी वो भी रेस्ट में थी और कपड़ा भी रेस्ट में था। जब आपने कपड़े को मोशन दिया, गति दी, तो वो पानी की बूंद समझ नहीं पाई कि उसको गति नहीं दी। उतने में क्या हो गया, उन्होंने अपनी जगह चेंज नहीं करी और टॉवेल ने जगह चेंज कर दी, तो पानी हमें अलग से निकला हुआ दिखाई देता। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। एक आपको एक उदाहरण जो कि 8th या 9th क्लास में लिखा भी हुआ है टेक्स्ट बुक में, कि अगर हम एक छड़ी से किसी कंबल को पीटते हैं तो उसमें से जो धूल के कण निकलते हैं वो भी इसी नियम पर आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कंबल पर धूल चिपकी हुई है, दोनों अलग अलग वस्तु हैं, धूल अलग वस्तु है, कंबल अलग वस्तु है। ठीक है, हमने पीटा, पीटने से क्या होगा? कंबल नीचे की ओर जाएगा और उस पर जो धूल है वो मोशन में नहीं रहेगी, मोशन में नहीं रहेगी, और वो कंबल मोशन में रहेगा लेकिन धूल मोशन में नहीं रहेगी। ठीक है, और उतनी देर में आप उसको वापस से कर देंगे तो वो धूल जो झटकारना है, जो कंबल को अगर हम छड़ी से मार रहे हैं और वो धूल झटक रही है, तो उसमें भी आपका न्यूटन का पहला नियम ही लगता है। तो ये कुछ एक उदाहरण होते हैं जो आते हैं और हमें यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कौन सा नियम आएगा, तो आपको उसको थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो ये हमने न्यूटन के पहले नियम के बारे में जाना। न्यूटन का दूसरा नियम हमें पढ़ना है। न्यूटन का पहले नियम के हमने उदाहरण के सहित देख लिए। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन के दूसरे नियम की जो परिभाषा है उसमें एक शब्द आता है जिसको हम कहते हैं संवेग। ठीक है, तो पहले हम संवेग को समझते हैं, फिर
हम उसकी परिभाषा आगे हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। संवेग जिसको इंग्लिश में मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है, मोमेंटम। ये शब्द आपने कभी कभी सुना होगा ना, इसको क्रिकेट में सुना होगा कि मोमेंटम में टीम है, टीम एक मोमेंटम में जा रही है, अच्छी जा रही है, अच्छी खेलती है तो मोमेंटम अच्छा होता है, प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो वो मोमेंटम में है। आपने इस शब्द को सुना होगा बार बार। वहां पे मोमेंटम का मतलब क्या है? मोमेंटम का अगर हम सूत्र देखते हैं तो मोमेंटम का सूत्र होता है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, सूत्र से समझते हैं इसको, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान का गुणा यदि हम किस में करते हैं, वेग में करते हैं, तो उस वस्तु का संवेग निकल आता है। उस वस्तु का क्या निकल आता है? संवेग, ठीक है। उसकी डेफिनेशन भी यही है कि संवेग जो है वो द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग का गुणनफल होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली या प्रायोगिक कैसे समझें, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक लोहे का गोला है जो 1 किलो का है। कितने किलो का है? 1 किलो का है। दूसरा, यदि हम एक बड़ा गोला लें 2 किलो का और हम इसको एक गति दे दें, एक क्या दे दें? गति दे दें, ठीक है। हमने मान लो इसको एक गति दे दी और इसको भी वही गति दी जो इसको दी, मतलब दोनों की गति कैसी थी? बराबर थी। अब हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की, तो किसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा? सूत्र के हिसाब से समझो, द्रव्यमान इसका 1 है, वेग दोनों का बराबर, तो इसका जो वेग होगा वो 1 के गुणन में आ जाएगा और इसका हो जाएगा उसका 2 गुना। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है कि जब हम एक ही दोनों वस्तुओं को एक ही वेग से भड़का रहे हैं, एक ही गति से चला रहे हैं, भड़का रहे हैं, जो भी है, तो उससे जो मोमेंटम आ रहा है वो दोनों का क्या आ रहा है? अलग अलग। मतलब हमने कहा कि द्रव्यमान ज्यादा वाले का मोमेंटम ज्यादा था, तो मोमेंटम एक प्रकार का एक फ्लो होता है, मतलब एक फ्लोइंग होती है, एक फ्लो होता है जिससे कि कोई वस्तु जो होती है वो आगे की ओर अग्रसर या बढ़ के जाती है। तो हमें उसको समझना है कि वो होता है संवेग, उसको हम क्या कहेंगे? संवेग, ठीक है। वेग हम पढ़ चुके थे। वेग का मतलब होता है कल हमने इसका वेग का आप सूत्र लिख सकते हैं, वेग बराबर होता है विस्थापन, अगर इसको पढ़ना है तो समझे, विस्थापन बटे समय, ठीक है। कल हमने पढ़ा था ना सदिश राशि में वेग 4, मैं बता दूं चारों वेग के सूत्र एक जैसे होते हैं, लेकिन वेग का मतलब होता है, वेग एक सदिश राशि है क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स होता है, इस पर हम एरो लगा सकते हैं, वेक्टर को, इसको हम पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। और विस्थापन बताया था मैंने आपको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूरी 2 प्रकार की बताई थी मैंने कि अगर ए से बी तक जा रहे हैं तो इस तरह अगर जा रहे हैं तो हम इसको कह रहे हैं दूरी, और जब हम बिल्कुल सीधे जा रहे हैं तो हम इसको कह रहे हैं विस्थापन। तो वही वाला ये वेग, ठीक है, जो हम पिछली क्लास में समझ के हैं, ठीक है। तो आपको इसको समझना है, संवेग। अब जो डेफिनेशन है उसको देखेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेफिनेशन ये आप नोट कर लेना क्योंकि ये सूत्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, संवेग को जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो P इक्वल्स टू mv, ठीक है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। सूत्र होता है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना, P इक्वल्स टू m इंटू v। कभी कभी ये निकालने आ जाता है, जो लोग अगर टीचिंग के से हैं प्रोफेशन से, तो वो भी ये नोट कर लें और सही फायदे में रहेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र नोट कर लें। अगर हम इसकी बात करें SI इकाई, तो मैंने आपको बताया था SI इकाई कैसे निकाली जाती है, निकालने का तरीका बताया था। m है मास, मास मतलब भार है, भार का मैंने आपको बताया था यूनिट क्या होता है? kg। गुणा है तो हम गुणित लगाएंगे, गुणित का मतलब डॉट। अब ये वेग की इकाई क्या होती है? तो वेग की इकाई विस्थापन की इकाई होती है मीटर, समय की होती है सेकंड, तो हम इसको कह देंगे kg, मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से ऐसा इकाई किसी भी राशि की बना सकते हैं। याद रखना ये संवेग राशि हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसकी SI यूनिट क्या हो, SI इकाई क्या हो जाएगी? m की kg, और ये जो विस्थापन वेग था उसका क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, kg मीटर प्रति सेकंड, इस तरह से आता है, ठीक है। तो ये SI इकाइयां भी आपको निकालना आनी चाहिए, क्लियर है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बहुत सारी एक राशियों की इकाइयां, वैसे आप भी सीख सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं,
आपको वो 7 जो बेसिक थी वो आना चाहिए। उनसे हो सकता है दूसरी से वेग है वो 7 में नहीं आती, लेकिन ये इसकी जो इकाई है वो हम उन 7 में से बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको सीधा सूत्र में रखा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूटन का दूसरा नियम, क्लियर है? तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये न्यूटन के दूसरे नियम की परिभाषा है, क्या है? संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए जो भी है लगाए बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाए, ठीक है। अब परिभाषा रटना तो आपने रट ली, लेकिन समझना क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। समझने के लिए आपको इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखना है। मैंने बताया संवेग परिवर्तन और यहाँ एक शब्द समानुपाती। समानुपाती जिनको पता नहीं है मैं आपको समझाता हूँ समानुपाती क्या होता है। दो शब्द होते हैं, एक होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती क्या होता है? एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ जाए, समझ रहे हैं? एक चीज बढ़ी और उसी से दूसरी चीज भी क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक दूसरे के समानुपाती, ठीक है। और यदि इसका उल्टा हो मतलब एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो, एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो, या एक चीज के कम होने से दूसरी चीज बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं क्या? व्युत्क्रमानुपाती। तो उन्होंने यहाँ पे यही कहा है कि अगर हम कोई भी गेंद है या जो भी एक वस्तु है, इस पर हम एक बल लगा रहे हैं, ये क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं, तो जो बल जितना भी ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा संवेग परिवर्तन होगा, उतना ज्यादा मोमेंटम बढ़ेगा। अब देखें आप कहेंगे आप संवेग में आपका बल तो आता नहीं, क्योंकि वहां तो द्रव्यमान और भी है, लेकिन आप यहाँ समझें v का मतलब था वेग, और वेग आपको कब मिलेगा? गति। जो पहला नियम से मैं आपको समझाया था, आपको पहले नियम में हमें मिला था कि गति देने के लिए हमें बल का प्रयोग करना है, मतलब पढ़ा था हमने। तो आप समझें क्या, जब भी हम इस पर कोई बाह्य बल लगा रहे हैं तो वो जितनी मात्रा में लगा रहे हैं उतनी ही मात्रा में संवेग परिवर्तन की दर भी बढ़ती जाएगी। बल बढ़ेगा, संवेग परिवर्तन आगे बढ़ेगा, मतलब संवेग बढ़ता जाएगा, और अगर हम बल की मात्रा को कम करते जाएंगे तो वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। दूसरी इसी परिभाषा में नीचे लिखा है, यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है, यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है। मतलब अगर हम बल इस तरफ लगाएंगे तो संवेग उस तरफ ही जाएगा, मतलब जो बॉल की पहले इतना लुढ़क पा रही थी, अब वो लुढ़क कर कितना जाएगी? आगे, बहुत ज्यादा जाएगी, मतलब जो फ्लो था वो आगे की ओर जाएगा, मैंने बताया था। यदि इसी में अगर वो गेंद लुढ़क रही है और मैं बल इस तरफ से लगा दूं तो फिर वो क्या हो जाएगा? वो गेंद रुक जाएगी और उसका जो संवेग है मोमेंटम वो किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा, ठीक है, समझ गए? इस तरफ जाएगा, तो वो इस तरफ से जब मैंने बल लगाया तो उसका मोमेंटम भी किस तरफ चला जाएगा? इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले गेंद ऐसी लुढ़क के आ रही थी और मैंने बल इधर से लगाया। तो आप समझें कि जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में हम बल लगाएंगे, संवेग परिवर्तन की दर भी उसी दिशा में उसका होगा, ठीक है। संवेग परिवर्तन भी उसी दिशा में होगा, क्लियर है? तो ये आपका न्यूटन का दूसरा नियम कहता है। अब यहाँ से आपका एक सूत्र निकलता है, सूत्र को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। इसमें एक टर्म और आएगी जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जिसको त्वरण कहा जाता है हिंदी में, हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको अभी नहीं लिख पा रहा हूँ, इसके आगे क्या है वो मैं आपको सिखाता हूँ। वो जो हमने अभी सीखा संवेग परिवर्तन, ठीक है, इसको कैसे रेसिस्ट करना है। तो ये न्यूटन का दूसरा नियम यहाँ खत्म हो गया है, ठीक है। एक इसने एक फॉर्मूला दिया है, मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है, वो लिख ही लेते हैं, त्वरण को भी समझेंगे। मैंने कहा था आपको टर्म्स आते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम टर्म्स देखते हैं। तो दूसरे नियम के बाद हमें फॉर्मूला मिला, सूत्र मिला, वो मिला बल। क्यों? क्योंकि संवेग जो था बल पर कन्वर्ट कर रहा था, हमने जो परिभाषा सीखी उसमें, ठीक है। अब तो वहां से हमें बल की एक सूत्र मिला, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब ये त्वरण जिसके लिए जो जानता है उसके लिए अच्छा है, जो नहीं जानता उसके लिए बताता हूँ त्वरण होता क्या है। त्वरण को जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है? अगर हम त्वरण की परिभाषा देखें तो त्वरण जो होता है वो होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी हमें परिभाषा या भाषा समझ में नहीं आती। जैसे
इधर होता है, ठीक है। सीधा सीधा सा सिंपल सा ये है कि त्वरण मतलब होता है कि अगर एक वस्तु जा रही है, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी एक गाड़ी है, बाइक, ठीक है, वो बाइक जा रही है, सबसे शुरुआत में हमने उसको 0 से चालू किया, ठीक है। अब 0 से चालू किया, हमने देखा कि वो 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में 20 की स्पीड से जा रही है। कितने की स्पीड से जा रही है? 20 की स्पीड से, ठीक है। फिर हमने अगले 5 मिनट में देखा, अगले 5 मिनट में देखा तो वो 40 की स्पीड से जा रही है। मतलब टोटल अब 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में वो पहुंच गई 40 की रफ्तार पर। फिर हमने 5 मिनट और देखा तो वो पहुंच गई 60 की रफ्तार पर। तो आपने यहाँ देखा एक चीज, आपने यहाँ एक चीज देखी कि जो वेग की मात्रा थी वो समय के हिसाब से निरंतर धीरे धीरे एक यूनिफॉर्म मतलब एक स्थिरता के साथ बढ़ती जा रही थी। ऐसा नहीं हो रहा था कि घट बढ़ हो रही है, वो एक स्थिरता से बढ़ती जा रही थी, ठीक है। थोड़ा समझे इस बात को कि सबसे पहले हमने कहा कि 0 पर था तो उसकी चाल जो थी, हम यहाँ कह रहे हैं समय और यहाँ कह रहे हैं हम चाल, ठीक है। तो 0 समय पर 0 चाल थी, 5 मिनट पर देखा तो 10 की स्पीड हो गई। जब हमने 10 मिनट पर देखा तो 5 में 5 बढ़ेगा, सॉरी 10 और हम कह देंगे 20 हो गई। जब हमने देखा 20 मिनट पर तो ये 40 हुई। इस तरह से इस दर पर वो बढ़ती जाती है। हमने कहा वेग परिवर्तन की दर, इसका मतलब ये है कि समय के साथ साथ उसके वेग में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इसी को कहा जाता है त्वरण। इसी का क्या कहा जाता है? त्वरण। अब त्वरण निकाला कैसे जाता है? उसका सूत्र होता है कि जब भी हम वेग, अब दो वेग है, अब एक सपोज करें, मान है एक हमने एक चलते हुए वाहन को देखा, वो पहले शुरुआत में 5 समय था, 5 मिनट 5 सेकंड कह रहे हैं, और उसकी जो चाल थी, हम अभी यहाँ इकाई की बात नहीं कर रहे हैं, मात्रा से समझे। 5 समय था, चाल उसकी 5, ठीक है, 10 थी, और वो लास्ट में 20 समय पर पहुंच गया और उसकी चाल कितनी हुई? 40। जब भी हम इसके समय को निकालेंगे, ठीक है, सॉरी त्वरण को निकालेंगे, मतलब ए को निकालेंगे, तो इसका सूत्र होता है 40 - 10 20 - 5, मतलब फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभ वेग बटे समय परिवर्तन, मतलब समय में कितना परिवर्तन आया, ठीक है। ये लिया गया समय इसको बोलते हैं, क्योंकि 5 से 20 तक कितना समय लिया? 15। कितना समय लिया? 15। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 30/15, और हम इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? 2। अब ये 2 क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ। 2 ये है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि आपने प्रत्येक सेकंड में एक्सेलरेटर को 2 खींचा है। कितनी स्पीड बढ़ाई है? 2। 1 सेकंड में, या जो इकाई हमने दी, समझे, मिनट लिया, घंटा लिया तो घंटा, तो वो ये कह रहा है कि आपने एक सेकंड में या एक समय में आपने एक्सेलरेटर की 2 मात्रा बढ़ाई है, ठीक है। उसी को क्या कह रहा है? त्वरण। या दो मात्रा है, 2 प्रति सेकंड है, ठीक है, 2 की मात्रा 1 सेकंड में आपकी बढ़ रही है, तो ठीक है। तो त्वरण का मतलब होता है एक प्रकार से एक फ्लो जिसमें निरंतर वो बढ़ता जा रहा है। निरंतर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। एक चीज और समझे अभी, वेग में और त्वरण में दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, वेग एक कांस्टेंट चीज है, जैसे कि मैंने अगर कहा आपको कि एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार जा रही है, तो वो वेग है। उसका मतलब ये है कि पहले 40 है और अंत में भी वो 40 से ही जाती जा रही है, 40 से निरंतर जाती जा रही है। लेकिन अगर मैं उसमें कहूँ कि उस कार का त्वरण 40 है, उस कार का त्वरण कितना है? 40। इसका मतलब ये हो जाएगा कि पहले 40 थी, दूसरे सेकंड में 80 हो जाएगी, तीसरे में 120, इस तरह से ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाएगा। निरंतर वो 40 करते रहते, एक समय में वो बढ़ता जाएगा। तो त्वरण में और वेग में बहुत क्या है? अंतर है। दूसरा, अगर एक और चीज, यदि कोई कार प्रारंभिक चाल उसकी 60 है और अंतिम चाल उसकी क्या है? 60 है। प्रारंभिक चाल 60 है और अंतिम चाल उसकी 60 है, तो वहां हम कह देंगे कोई त्वरण नहीं। क्यों? जब आप सूत्र में रखेंगे तो 60 - 60, सूत्र एक बार उसको हिंदी में लिख लेना, त्वरण बराबर, ठीक है, v2 - v1, मतलब फाइनल वेलोसिटी, या उसको हिंदी में कहेंगे तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समयांतर,
या जो समय दिया गया है, समय का अंतर, ठीक है। तो वो आपको इस तरह से निकालना है। 60 माइनस 60 0 हो जाएगा, फिर वहां पर हम कह देंगे त्वरण नहीं है। तो त्वरण के लिए वेग परिवर्तन होना जरूरी होता है, ठीक है। अब हम इसी में आगे देखेंगे इसका एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक देखेंगे क्यों, सॉरी त्वरण का एसआई मात्रक देखेंगे क्यों, क्योंकि हम वेग का पढ़ के आए हैं, संवेग का हमने निकाला, उसी प्रकार त्वरण का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसको निकालने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कैसे निकालना है। तो देखें, हमें वैसे तो एसआई मात्रक फोर्स का निकालना है, बल का निकालना है, मास इनटू ए, लेकिन एफ का निकालने के लिए हमें पहले ए का एसआई मात्रक चाहिए, तो पहले हमें इस ए का ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो ए का निकालने के लिए देखो क्या करना है, ए बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन ना, वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समयांतर होता है। अब वेग हम परिवर्तन करेंगे तो वो काय में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में, तो आप इसको लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड बटा समयांतर, समयांतर मतलब समय, समयांतर भी समय में ही आएगा, तो वो उसको हम नीचे बटे में क्या लिखेंगे, एस। अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो m के बटे में s है और उसके बटे में भी क्या है, s, तो इसके बटे में कुछ नहीं तो हम क्या मान लेंगे 1, और गणित में हम जानते हैं कि जब अंश बटे हर के बटे में अंश बटे हर लिखा हो तो जो नीचे वाला है वो पलट कर लिखा हो जाता है, तो इसको हम पलट कर लिख देंगे, तो जो हो जाएगा m बटे s स्क्वायर। इसको हम कह देंगे भैया a का जो इकाई है, एसआई मात्रक है, वो है आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपको इसको इस तरह से समझना है, ठीक है। आप इसको इस तरह से करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे, सीख भी अच्छे से समझेंगे। अब इसी को हम यहाँ, तो हम यहाँ कह देंगे कि F जो है वो हो जाएगा m का मतलब kg, क्योंकि अब kg होती है इसकी मात्रा, और a का हम निकाल के बैठे kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब लेकिन जो बल का एसआई मात्रक है वो ये होता है kg मीटर प्रति सेकंड। हमने न्यूटन के नियम में पढ़ा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो आपने देखा होगा बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है, क्यों, क्योंकि न्यूटन ने ये नियम में दिया, सेकंड नियम में हमने इसको सीखा है, ठीक है। और अगर हम कहें एक न्यूटन का मान कितना होता है, तो ये होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, तो आपको ये समझना है, kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हमने क्या कहा है, न्यूटन, उसके नाम से प्रतिपादक है, ठीक है। तो आपको उसको समझना है, बल का एसआई मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका बल का हो गया, और साथ में हमने त्वरण का भी सीख लिया। तो न्यूटन का दूसरा नियम हमारा कंप्लीट है। अब तीसरा जो टर्म आता है, तीसरा जो नियम है, उस नियम से पहले हम एक चीज सीखते हैं जिसको हम आवेग कहते हैं, ठीक है। वेग, संवेग और आवेग, याद रखना, आवेग, ठीक है, आवेग। अब इसको समझते हैं क्या होता है आवेग, जिसको इंपल्स कहा जाता है, ठीक है। इसको परिभाषा समझते हैं और फिर हम इसको बताया था प्रयोग बहुत, क्योंकि अगर आप विज्ञान में प्रयोग नहीं सीखेंगे तो आप उसको बार बार भूल जाएंगे, याद करना पड़ेगा, किताब की भाषा आपकी समझ में नहीं आती, ठीक है। अब आवेग क्या होता है, तो पहले हम इसका सूत्र देखते हैं। आवेग का सूत्र होता है कि इसकी परिभाषा भी वही है जैसे कि हमने उसमें सीखा था, संवेग का जो परिभाषा थी क्या था, जब भी हम m मतलब संवेग का क्या था, p = mv था ना, p बराबर mv, मतलब किसी के द्रव्यमान का उसके वेग के साथ गुणनफल संवेग कहलाता है। इसी तरह ये आवेग का सूत्र है कि किसी वस्तु के बल का गुणनफल उसके लिए गए समय से कर दो तो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है, ठीक है। तो अब आवेग होता कहाँ है, कहाँ उपयोग करते हैं, ये आपको बताता हूँ। देखिए आवेग का बहुत जगह, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब कोई खिलाड़ी कैच लेता है, जब कोई खिलाड़ी क्या लेता है, कैच लेता है, तो वो क्या करता है, अपने हाथ को नीचे की ओर लेके जाता है। क्या करता है वो, नीचे की ओर लेके जाता है। क्यों, उसका कारण समझो। अगर मान लीजिए कोई जो बॉल होगी, बॉल एक ऊपर से उसमें भार है, वो एक गति से नीचे आ रही है, उसमें वेग होगा, उसका एक संवेग होगा, मोमेंटम होगा, ठीक है। अब वो मोमेंटम जो है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको इस तरह से कैच करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, नीचे आते जाए, करते हैं। तो वही तो आवेग है,
वही क्या है, आवेग। आपने समय लिया, आपने उस संवेग के लिए क्या लिया, समय लिया, आपने उसको कैच करके पीछे की ओर हाथ धकेला, ठीक है। दूसरा इसका बेस्ट एग्जांपल, दूसरा उदाहरण है, जब भी सॉकर्स या कमानियां होती हैं, आप मतलब जो बड़े बड़े ट्रक ट्राले होते हैं उनमें सॉकर होता है, सस्पेंशन सिस्टम, ठीक है। वो क्या करता है, जब भी उस पर बल पड़ता है, जब भी उस पर क्या पड़ता है, बल, तो उसको वो एक समय के लिए होल्ड करके रख लेती हैं, एक समय अंतराल दे देती हैं, ताकि वो बल है उसका प्रतिरोध, मतलब सस्पेंस कर जाए, रुक जाए, ताकि उसको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अब अगर आवेग नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए जो पहला उदाहरण हमने देखा गेंद का, अगर मैं गेंद में जो गति से गेंद आ रही है, हाथ में पकड़ने के लिए सीधे हाथ रखूं और उसको बिल्कुल पीछे की ओर न करूं, तो क्या होगा, वो बॉल मेरे हाथों से सीधा टकराएगी और मैं उस गेंद को क्योंकि बॉल में आप जानते हैं बहुत लेदर की बॉल होती है, तो वो कैच छूट जाएगा उससे, ठीक है। या अगर बॉल रबड़ की होगी तो वो बॉल जंप खा जाएगी, ठीक है। तो ये आवेग से ही कंट्रोल हम कर पाते हैं, तो आवेग यहाँ पर हम कह रहे हैं कंट्रोल के लिए यूज होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसका एक और उदाहरण आप समझें, जब भी अच्छा एक और चीज, अगर कोई फर्श पर गिरता है और कोई मोटे गद्दे पर गिरता है, आप सस्पेंशन वाला सिस्टम समझ में आ जाएगा आपको, वहाँ पे कमानी वाला जो मैं आपको बता रहा था, ट्रक वाला। अगर हम फर्श पर गिरते हैं और हम क्या करते हैं, गद्दे पर गिरते हैं, तो दोनों में फर्क क्या है, देखिए, जब हम फर्श, ये आपका फर्श है और ये समझ लीजिए क्या है, गद्दा है, ठीक है। इस पर हम सेम वस्तु गिरा रहे हैं, उतनी भार की ये है, उतनी भार की ये है, लेकिन क्या होगा कि जब ये सतह से टकराएगी तो इसके लिए कोई समय नहीं मिलेगा और इस पर ये टकरा जाएगी। लेकिन जब ये गद्दे पर टकराएगी तो गद्दा इसको यहाँ से यहाँ तक बहुत सारी सतह हैं, इन बहुत सारी सतहों पर ये गुजरेगा, तो इसको एक समय मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, समय, और इस समय से इसका आवेग बढ़ता जाएगा, क्योंकि बल का गुणा किससे है, समय से। समझ रहे हैं, आपने यहाँ समय के अंतर को बढ़ा दिया, समय जो था वो बढ़ गया, और समय बढ़ने से आपका आवेग बढ़ गया, और आवेग आपका फायदेमंद है, आपका ये चीज यहाँ पे आराम से सस्पेंड हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे प्रयोग होता है। एक और, तो इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझना है, आवेग एक चीज होती है, एक उपयोगी कारण है, जिससे कि हम किसी भी गतिज चीज को अगर हम पकड़ना चाह रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आवेग, ये शब्द ज़्यादातर बहुत लोग नहीं जानते हैं विज्ञान में, जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर फिजिक्स पढ़ता है उसको ये टर्म्स पता होता है, इम्पल्स, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा में ये ज़्यादातर नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको पता है कि आवेग का मतलब क्या है, क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एसआई मात्रक की, आई से रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है, आवेग को नॉर्मली आई से, या क्योंकि इम्पल्स होता है तो हम उससे रिप्रेजेंट या निर्देशित करते हैं, और जब इसका एसआई मात्रक निकालते हैं तो आप इसका एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा था क्या है, बल, तो बल के लिए न्यूटन लिखूं और क्या नहीं, न्यूटन जब लिखा जाता है जब केवल मैं बल की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं इम्पल्स की बात कर रहा हूँ तो मैं न्यूटन में नहीं लिखूंगा, क्लियर है, समझ रहे हैं। तब मुझे उसको वो एक्सपेंड करना पड़ेगा, उसका क्या था आपका केजी था, केजी और मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर, गुणित समय मतलब सेकंड, तो यहाँ पर एक से एक एस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि नीचे दो है ऊपर एक, तो यहाँ से क्या बचेगा, जो लास्ट में बचेगा वो बचेगा केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड। तो आवेग का मतलब क्या है, बल गुणित समय, क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट में डाल देना, आपको उसके एक्सपेरिमेंट्स की लिंक डाल दूंगा, या फिर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि कोई भी वस्तु अगर बल से आ रही होगी उसमें बल होगा, ठीक है, गति से आ रही होगी, और उसके लिए हम समय अंतर को बढ़ाते जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, आवेग बढ़ रहा है, और आवेग से वो चीज संतुलित हो रही है। अगर संतुलित नहीं होगी तो फिर वो मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा अगर आवेग नहीं होगा, ठीक है। गेंद जंप कर जाएगी, अगर मान लीजिए ट्रक में होगा तो ट्रक का जो नीचे का पहिए होते हैं, अगर उसमें नहीं होगा तो वो वहाँ फंक्शन उसका रुक जाएगा, ठीक है, सस्पेंशन नहीं होगा उसमें, ज़्यादा समय उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको ये समझना है, क्लियर है,
ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर। दो नियम हमने पढ़ लिए, आज के लिए जो तीसरा नियम है वो और कंप्लीट करके फिर हम यहाँ पे क्लास को सस्पेंड करेंगे। अब हम देखते हैं न्यूटन का तीसरा नियम, बहुत आसान है। कहाँ काम आता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। न्यूटन का तीसरा नियम है, बहुत छोटी लाइन है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश में है एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब है क्या, तो वो न्यूटन का तीसरा नियम ये कहता है कि जब भी हम एक कोई क्रिया करते हैं तो उसके बराबर उसके विपरीत भी एक अनुक्रिया या प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। उसके विपरीत भी एक क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए, हाँ सबसे छोटा एग्जांपल है, मान लीजिए एक दीवार, बहुत सरल एग्जांपल है। हमने यहाँ से एक गेंद पकड़ी और इस गेंद को इस तरह फेंका। फेंकने के बाद क्या होगा, ये गेंद यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद ये फिर से वापस आ जाएगी, ठीक है। मतलब आपने इस गेंद को दीवार की ओर फेंका, उसने एक क्रिया करी और वहां से प्रतिक्रिया उसके विपरीत हुई, तो देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब अपोजिट रिएक्शन तो होगा, तो आप यहां समझना है आपको, क्रिया कराने के लिए हमने काय का प्रयोग किया, बल। क्रिया कराने के लिए हमने काय का प्रयोग किया, बल। जब बल का प्रयोग किया तो हम कह रहे हैं कि इधर से भी हमने बल लगाया और उस तरफ से भी हमने क्या लगाया, बल लगाया, तो F बल बराबर क्या हो जाएगा, F। मतलब जो हमने प्रारंभिक बल लगाया और जो उधर से बल लगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन आपको एक चीज समझना है, विपरीत शब्द, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, अपोजिट ना। अब जब अपोजिट हुआ है तो ये दोनों बराबर, इनकी मात्रा बराबर है। कल हमने सीखा था कि बल एक, मतलब पिछली कक्षा में हमने सीखा था बल एक कैसी राशि है, सदिश। सदिश मतलब इसकी दिशा होती है, और जब दिशा हो रही है तो इसको हम कहेंगे भैया ये जब इस दिशा में लग रहा है तो ये वाला किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। तो इसको अब जब दिशा में बताएंगे तो इस तरह बताएंगे। और एक चीज याद रखना कि वेक्टर का मतलब दिशा का चिन्ह जो उल्टा कभी नहीं लगता है, एक ही दिशा में लगता है, हम इसको इसी दिशा में लगाएंगे, बस इसमें क्या लगा देंगे, यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये नियम होते हैं कुछ, बस आप इसको समझने के लिए लिख लें कि जो इस शब्द का मतलब ये है कि अगर F1 लग रहा है और F2 लग रहा है, दोनों बराबर हैं, बस दिशा कैसी उसकी माइनस है। माइनस मतलब विपरीत दिशा, दिशा कैसी है, माइनस। तो आप इसको समझें कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का ये है, ठीक है। न्यूटन का तीसरा नियम। अब ये कहाँ प्रयोग होता है, तो बहुत जगह प्रयोग होता है, जैसे कि बहुत बेसिक एग्जांपल है, जब आप नाव होती है, नाव, ठीक है, नाव जब किनारे लगती है, जब हम उस पर उतरने के लिए, जब भी हम उस पर उतरते हैं, तो अगर हम फ्रीली उतरे, हम समझें, आपने उसको नहीं बांधा नहीं है नाव को, तो जब भी हम वो जंप लेते हैं, मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, ये आपकी नाव है यहाँ पे इस तरह से, ये पानी भरा हुआ है और ये आपका किनारा है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर इस तरह पैर रख कर उतरेगा इस तरफ आगे की ओर, तो ये, तो अभी हमने देखा कि जब भी कोई व्यक्ति, अब देखिए व्यक्ति किनारे पर उतरेगा, नाव बंधी नहीं है, याद रखना, मैंने बताया था आपको नाव नहीं बंधी। अब ये व्यक्ति चलेगा इधर जंप लगाएगा, जंप लगाने के लिए वो क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ेगा ये नाव ऑटोमेटिक पीछे खिसक जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है कि जब भी हम किनारे पर खड़े हो और किनारे से अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो नाव ऑटोमेटिक कहाँ जाती है, पीछे। जब भी व्यक्ति आगे जा रहा है, हमने यह देखा कि उसने प्रतिक्रिया इस तरफ करी, उसने क्रिया इस तरफ करी और उसकी प्रतिक्रिया कहाँ हुई, उल्टी दिशा में। तो ये जो नियम है आपका तीसरा, न्यूटन का तीसरा नियम से ही होता है। न्यूटन का तीसरा नियम बहुत जगह काम आता है, जैसे कि आप समझें, एक बंदूक होती है, अगर कोई बंदूक चलाता है तो बंदूक चलाने में भी हमने इसका प्रयोग देखा। बंदूक की गोली आगे जाएगी और
जो गन होती है, गन की जो पीछे की तरफ आपने देखा होगा, जब भी कोई बड़ी बंदूक होती है वो कंधे पर रखकर चलाई जाती है, बंदूक की गोली आगे जाती है और कंधा थोड़ा सा हिलता है पीछे की ओर, ठीक है। अगर कंधा ना हो तो वो शायद हो सकता है गन छूट जाए, ठीक है, तो वो सपोर्ट के लिए लगाते हैं। बाकी आपको ये समझना है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। अब होती क्यों है, तो इसके लिए एक नीचे सिद्धांत आता है जिसको हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। इसी की वजह से, इसकी वजह से तीसरा नियम है, संवेग संरक्षण के नियम के कारण कैसा है, ये तीसरा नियम बनता है, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं ना, इसी का जैसे हमने बल देखा था, बल दूसरे नियम से आता है, उसी तरह जो बल था, बल के कारण दूसरा नियम हो रहा था। तो आपको इसी तरह समझना है, जो संवेग संरक्षण का नियम है वो तीसरे नियम। मैं इसको अभी आपको दिखवाता हूँ समझ में, इसके थोड़े उदाहरण भी समझिए, ठीक है। अब न्यूटन का तीसरा नियम हमने देख लिया है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। इसके अंतर्गत क्या आता है, एक आता है संवेग संरक्षण का नियम। ये काम करता है तभी ये आपका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब क्रिया के विपरीत वो फॉलो हो पाता है इसके कारण, ठीक है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। इसका पहले संवेग संरक्षण नियम क्या आपको समझाऊं। वही कह रहा है कि जब भी हम एक पारस्परिक क्रिया करते हैं, जब भी हम एक क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं। पारस्परिक क्रिया का मतलब जब भी हम दो वस्तुओं के बीच में क्रिया कर पा रहे हैं, तो क्रिया कराने, वो जो कह रहा है कि क्रिया करने से पहले, क्रिया करने से पहले और क्रिया करने के बाद इनके बीच में संवेग संरक्षित होता है, उसी का प्रयोग आप कर पाते हैं। उसी का प्रयोग जो आगे की प्रोसेस होती है उसको करवाने के लिए होता है, ठीक है। कहाँ पे आपका इसका काम आता है, मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। रॉकेट होता है, रॉकेट, ठीक है, चाहे वो दिवाली का हो या फिर आपका नासा वाला हो या फिर हमारे इसरो वाला हो, वो रॉकेट जो होता है दिवाली वाला, इसी पर काम, इसी पर आपका करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। इसमें देखो एक बात होती है बत्ती, हम उसमें क्या करते हैं, आग लगाते हैं। आग लगाने से इसमें नीचे की ओर क्या निकलती है, गैसें। जब नीचे की ओर गैसें निकलती हैं तो ये रॉकेट कहाँ जाता है, ऊपर, समझ रहे हैं। अब क्रिया हमने कराई और उसमें जो संवेग था वो संरक्षित होता रहा और वो बाद में क्या हुआ, जब उसने एकदम से गैसें छोड़ी तो उसने क्रिया के विपरीत क्या करी, प्रतिक्रिया करी और जो रॉकेट कहाँ चला गया, आपका ऊपर। बंदूक की गोली भी इसी पर है, ठीक है। तो जहाँ पर आपका संवेग संरक्षण का नियम काम करता है, इसीलिए आपका न्यूटन का तीसरा नियम फॉलो होता है, ठीक है। तो ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम हुआ। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ गति के नियम और जो बीच बीच में बल, त्वरण, संवेग और आपका ये संवेग संरक्षण का नियम, इसके कुछ उदाहरण और प्रैक्टिकली हमें मैंने बताया आपको प्रायोगिक विज्ञान पढ़ना है ताकि थोड़ा सा दिमाग में बना रहे। अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो आप बार बार पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर एक बार आप इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। ऐसा ही मात्रक निकालना आप सीख गए हैं। अगर हम ऐसा ही मात्रक निकाल सकते हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक नंबर का सवाल पूछा जाता है इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, तो सूत्र मालूम होगा तो उसको बता पाते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही मात्रक निकालना आपको आना चाहिए। कैसे निकलेगा मैंने बताया था, सूत्र से निकालते हैं। सूत्रों में हमें जो भी जैसे फोर्स है, मैं एक बार निकाल के दोबारा बता देता हूँ अंत में। F इक्वल्स टू मास इंटू, तो सूत्र मालूम है, अब मुझे m का पता है कि kg होता है और a का मुझे निकालना पड़ेगा, या मुझे पता होना चाहिए कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, मास इस तरह से, तो हमें मालूम होना चाहिए और इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं नाम से, ठीक है। तो आपको थोड़ा ऐसा ही मात्रक निकालना सीखना है। सूत्रों से आते हैं, आप विज्ञान को थोड़ा रफली नहीं पढ़ें, आप उसको सीरियसली पढ़ें और थोड़ा सा ध्यान दें इसमें, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में या जो नेक्स्ट सीरीज का जो हम चल रहे हैं संपूर्ण विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं, भौतिक में पार्ट सेकंड हो चुका है हमारा कंप्लीट। पार्ट 3 में हमें पढ़ना है बल, जो हमने बल सेकंड में पढ़ा है, ठीक है। बल और बल के प्रकार, कौन कौन से बल होते हैं, कहाँ पर प्रयोग होते हैं और कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन बस ऐसा पढ़ना है कि समझ में आता है। अभी आपके कोई एग्जाम्स, अभी रिसेंटली कोई ऐसी डेट नहीं आई है कि आपके एग्जाम्स हो, आप उसको थोड़ा समझ के पढ़ें, ठीक है। कोशिश करेंगे, क्या होता है अभी हम टाइम ज़्यादा नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि टेक्निकल इश्यूज भी हो जाते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो बल के प्रकार को देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।